हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो ठीक ही होंगे और आपकी अपनी पढ़ाई भी अपने चरम पर होगी। तो जैसा कि मैंने अभी अपना एक लास्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट बॉडी सिस्टम अपलोड किया था। उसके बाद में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। उसका एक छोटा सा पार्ट अपलोड किया जिसमें मैंने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाई है रॉड एंड सेमी सर्कल रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे उनकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, तो आपको समझनी जरूरी होती है। तो चलिए आप चलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज के कुछ रिजल्ट जान लेते हैं और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। तो जैसे हमारे पास कुछ रिजिड बॉडीज हैं जिनके फ्रिक्वेंटली सेंटर ऑफ मास पूछे जाते हैं, जिनका यूज करना पड़ता है। तो पहले हम उनकी लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी बॉडीज हैं। तो मैं कंप्लीट बॉडीज के बारे में बात करूं तो जैसे रिंग हो गया, मैं लिख देता हूं रिंग। रिंग के कैसे बात करूं तो इसका कंप्लीट रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा सीएम, ये होगा। अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ये चीज हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रूव भी की है। तो सेमी सर्कुलर रिंग कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे। तो ये अगर कंप्लीट रिंग का सेंटर था तो यहां से ये जो एक्सेस जा रही है इसको बाइसेक्ट करते हुए, तो यहां पर होता है एंड दैट डिस्टेंस इज 2r अपॉन पाई। 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे होता है, जहां की r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये cm आएगा सेंटर ऑफ मास। अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूं डिस, तो डिस का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो कंप्लीट डिस अगर आपके पास है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ये डिस जैसा मैंने कुछ दिखा दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, सीएम, ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट सेमी सर्कुलर डिस। सेमी सर्कुलर डिस की बात करें तो इस टाइप से आएगी। चलिए मान लेते हैं सेमी सर्कुलर डिस, तो इसका ये पॉइंट होगा। तो जो इसका कॉमन सेंटर था वहां से 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पे, 4r अपॉन 3 पाई डिस्टेंस पे सीएम होता है, सीएम, एंड दिस डिस्टेंस इज 4r अपॉन 3 पाई, फिर r इज द रेडियस ऑफ दिस, r रेडियस होगी, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट। रॉड का तो आपको पता ही, इसका भी हमने प्रूफ कर लिया है। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी मिड पॉइंट पर ही होगा, यूनिफॉर्म। ये जितनी भी मैं केसेस बता रहा हूं इन सारे केसेस में ध्यान, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा सीएम एट द डिस्टेंस l/2 फ्रॉम एनी वन एंड, ठीक है। फोर्थ आएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। दिस इज सॉलिड स्फीयर, तो सेंटर ऑफ मास भी इसका वहीं पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर सीएम। अब फिफ्थ है हेमीस्फीयर का सन, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अब इसी को अगर मैं हाफ कट कर दूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा। तो इस टाइप से है, आप देखिएगा एक डायग्राम 3D व्यू में दिखा देता हूं थोड़ा सा, इस टाइप से ये इसका सेंटर रहा होगा। तो इसको बाइसेक्ट करने की जो लाइन है यहां से ये 3r/8 डिस्टेंस पर होता है, ये सीएम है, एंड दिस डिस्टेंस इज 3r/8, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। कि r इसके रेडियस और 3r/8 पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब होलो स्फीयर ले लेते हैं फिफ्थ, देन सिक्स इज होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सीएम है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ये डायमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। सेवेंथ है हेमी स्फेरिकल सेल।
यानी कि मैं इसको भी हाफ कट कर दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस टाइप से। ऊपर वाले को मैं कुछ ऐसे दिखा दूं, ये सॉलिड है। और हेमिस्फेरिकल सेल की बात कर ले तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो देख लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये इसका ओ सेंटर रहा होगा, इसमें एक बाइसेक्टर लाइन जो हुई यहाँ पर होगा, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस r/2। 7th हो गया। 8th नंबर, अगर हमारे पास एक कोन है इस टाइप से, कोन में भी दो हो सकते हैं, एक सॉलिड कोन। अगर ये इसकी हाइट h है, दिस वन इज बेस एंड द सेंटर ऑफ बेस, दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज h। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है वो यहां से h/4 डिस्टेंस पर होता है, h/4 डिस्टेंस पर। दिस इज cm, बेस से h/4 पर। 9th नंबर हमारे पास आता है हॉलो कोन। तो हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी बेस से एक अलग हाइट होगी, दिस वन, ये हाइट h है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां होगा, एंड दिस हाइट इज h/3, ये h/3 होती है। नेक्स्ट 10th नंबर। अब 10th नंबर की मैं बात करूं तो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट आती है, स्क्वायर प्लेट का जो सीएम होगा वो उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा, दीज आर डायगोनल्स एंड उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। 11th, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी सेंटर ऑफ मास उसके जो भी डायगोनल्स हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा, दिस वन, दिस इज सीएम। तो ऐसे कुछ बॉडीज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास मुझे याद होने चाहिए, ठीक है आप लोगों को। तो मेनली इसका देख लीजिएगा, बहुत कम यूज होते हैं इसलिए बच्चे भूल जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। बाकी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही याद करने की जरूरत ही नहीं है। इनका देखिएगा कम यूज होते हैं, रोलिंग वगैरह में भी इनका यूज नहीं होता ज्यादा, तो इसी याद रखिएगा। हॉलो कोन, सॉलिड कोन हो गया, और हेमिस्फेरिकल सेल और हेमिस्फीयर इनका याद रखिएगा, और सेमी सर्कल डिस्क और सेमी सर्कल रिंग, ये ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, जनरली आपके माइंड से उतर जाएंगे। और एक ज्योमेट्रिकल सेंटर टाइप इनका ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए उसको वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो यूज में नहीं होते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेकिन यूज में नहीं होते, तो इसलिए याद रखिएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि मेनली जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको याद रखिएगा। तो चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ये लेट अस सपोज ये हमारे पास एक डिश है, और इसके साथ साथ डिश एक प्लेट टाइप होगी कुछ इस टाइप से, और इसके साथ साथ हमने एक प्लेट ऐड कर दी, लेट अस सपोज कुछ ऐसे। कुछ हमने ये दोनों चीजें एक दूसरे से लेट अस सपोज कनेक्टेड हैं यहां से, ठीक है। और दिस इज L, दिस इज स्क्वायर प्लेट एंड दिस इज डिश। इनमें यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है और वो भी सेम है दोनों में, ठीक है। एक बड़ी सी प्लेट से मैंने एक डिश कट कर लिया, एक बड़ी सी प्लेट से मैंने एक स्क्वायर प्लेट कट कर लिया, ठीक है। इनको कांटेक्ट रख दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, इसका CM ये होगा, ये CM2 है एंड दिस इज CM1 है। इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, वो लाइन में दिखा देता हूँ, दिस वन इज लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस,
एंड द डायमीटर ऑफ दिस इज ऑल्सो एल, इसका डायमीटर भी एल है। ठीक है, अब ये दो कंपोजिट सिस्टम की बॉडीज है, एक पूरा सिस्टम बन गया, टू बॉडीज का कंपोजिट सिस्टम है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां से निकलेगी, कैसे होगी? तो पहला तो गेस हमें लगाना होता है कि यहाँ पे कंपोजिट सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं पूरी बॉडीज को का टोटल मास मुझे पता है कि हम सेंटर ऑफ मास पे सेंटर्ड मान सकते हैं। तो जब कभी भी दो ऐसी बॉडीज आ जाएं जिनके मतलब 2D बॉडीज में, खासकर 2D में, 3D में भी कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के पास में होगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सपेक्टेड, तो ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज L/2 रेडियस ऑफ द, दिस इज L/2 रेडियस ऑफ द डिस्क एंड दिस इज ऑल्सो L/2 हाफ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट L/2। तो ये इनका एक कॉमन जंक्शन पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास यहां तो नहीं होगा। अब आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों कह दिया यहां नहीं होगा? तो हमेशा सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के क्लोज होगा। ऑल द टाइम द सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवी बॉडी। तो कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के क्लोज होगा। तो हैवी बॉडी यहाँ कैसे डिसाइड होगी, यानी इसका मास ज्यादा हो। मास किसका ज्यादा हो, क्योंकि 2D बॉडी है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटीज यहाँ पे देखिए सेम लिखी हुई है। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा। तो एरिया किसका ज्यादा होगा, एरिया A1, इसको मैंने 1 मान लिया 1 बॉडी, इसको मान लिया 2 बॉडी। तो A1 हमारे पास होगा L²। अब A2 क्या होगा, डिस्क का एरिया, A2 का पाई R स्क्वायर, R है इसकी L/2 स्क्वायर, दिस इज पाई L²/4। अब आप जानते हैं दिस इज पाई/4 टाइम्स ऑफ L²। आप जानते हैं पाई जो होता है वो 3.14 होता है, तो ये रेशियो जो होगा पाई/4 लेस देन 1 होगा, यानी इसका एरिया L² से कुछ कम आएगा और इसका एरिया ज्यादा है L²। तो A1 इज ग्रेटर देन A2, यहाँ पे A1 इज ग्रेटर देन A2 है, हेंस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू CM1 पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया, आपसे पूछा जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम इस स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा या इस डिस्क के अंदर होगा, सर्कुलर प्लेट के अंदर। तो कंफर्म हो जाइए मिड पॉइंट जो है, तो इसमें से दोनों डिस्टेंस सेम है और हमने रिजल्ट निकाला है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू CM1। तो CM1 में क्लोज होगा, तो थोड़ा सा लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आने मतलब इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। तो ये रिजल्ट आएगा इनसाइड स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। तो यहां पे मैंने जैसे चेक कर लिया, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम इज क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ हैवी बॉडी। तो हैवी बॉडी मतलब इसका मास ज्यादा हो, मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। अब क्योंकि प्लेनर बॉडीज है, 2D बॉडीज है, तो इनका मास इनके एरिया के रेशियो में होगा। तो जिसका एरिया ज्यादा था उसके सेंटर ऑफ मास से क्लोज कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिल गया। अगर यहीं पे 3D बॉडी होती, सपोज एक स्फीयर होता और एक क्यूब होता, तो उन दोनों में हम एरिया नहीं, अब क्योंकि वो 3D बॉडीज है तो मास उसका ज्यादा होता जिसका वॉल्यूम ज्यादा था। तो हम वहां A1 A2 कंपेयर ना करके वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, दोनों कांटेक्ट में रखी हैं, तो कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर आएगा जिसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास। क्लियर है? और 1D बॉडी में लेंथ के लिए कर सकते हैं सेम काम, तो 1D में लेंथ डिफाइंड हो जाएंगी, 2D में एरिया से कंपेयर कर लेंगे और 3D में हम वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। तो ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको एज ए नोट्स बना के जरूर लिख लीजिएगा कि अगर 3D बॉडी आती है जो मैंने कंपेरिजन एरिया का किया है वही कंपेरिजन आपका वॉल्यूम का होगा। 1D बॉडी आती है जो कंपेरिजन मैंने एरिया का किया है वही कंपेरिजन लेंथ पे हो जाएगा। तो ऐसा करके आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो वैल्यू दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम को मैं उठा के नीचे ले लेता हूं।
ये आ गई प्रॉब्लम। चलिए अब आपको दिखाते हैं वैल्यूज फिर से। अब यहां पे जब आपको वैल्यूज निकालनी एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम मान करके ही हम निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। सपोज दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और मैं बड़ी बॉडी के सेंटर को ही मान लेता हूं ओरिजिन, सॉरी इसको ही ओरिजिन मान लेता हूं, एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बॉडीज के मासेस के रेशियो से ही डिसाइड होता है। अगर आपको याद हो हमारी पिछली क्लास में जो पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास बताए थे, तो वहां पे पॉइंट हुआ करता, तो यहाँ बॉडीज आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो बॉडीज को भूल जाइए आप, यहाँ पे बॉडीज का टोटल मास जो है उनके सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, और उसको पॉइंट मास मान करके वही फॉर्मूला लगा दीजिए कंपोजिट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, जो मैंने वहां लिखाया था। अगर आपको याद हो तो वहां मैंने XCM लिखवाया था, M1 x1 plus M2 x2 plus and so on upon M1 plus M2 plus and so on। ये मैंने पॉइंट बॉडी सिस्टम में n बॉडीज के पॉइंट बॉडी सिस्टम में x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखवाया था। यहां मासेस की बात चल रही है, वो पॉइंट मास हुआ करते थे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी के जो ये पूरी बॉडी है उसको पूरी बॉडी नहीं एज्यूम करके उसके सेंटर ऑफ मास पे ही टोटल मास रख देंगे जो इस बॉडी का है, तो पॉइंट मास बन गया। तो एक पॉइंट मास ये दिख जाएगा आपको, और इस पूरी बॉडी का जो टोटल मास है उसको यहां पे रख दीजिए, एज्यूम मान लीजिए, और बॉडी को भूल जाइए, तो दूसरा पॉइंट मास ये बन गया। अब ये दो पॉइंट मास है कंपोजिट सिस्टम का, मैं सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो इस फॉर्मूले को दो स्टेप तक यूज कर लेंगे। अब रही बात मास की, तो मास निकालने तो लीनियर मास डेंसिटी पता हो, तो मास ना निकाल करके, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बोला कि मास का जो रेशियोज है वही आपके एरिया के रेशियो में आएगा। इन द केस ऑफ 2D बॉडीज, इन द केस ऑफ 1D बॉडी वो लेंथ के रेशियो में हो जाएगा, इन द केस ऑफ 3D बॉडी वो वॉल्यूम के रेशियो में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ फॉर्मूला हमारा नया जो बन जाएगा XCM, वो होगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही YCM हम निकाल लेंगे, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A1 प्लस A2, ये हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब आप पूरी बॉडीज को भूल जाइए, इस स्क्वायर प्लेट को मैं भूल जाता हूं, इसके पूरी बॉडी को मैं का जो मास हो इस पॉइंट पे सेंटर मान लेता हूं, इस सर्कुलर प्लेट यानी डिस्क को मैं भूल जाता हूं, उसका पूरा मास यहां सेंटर मान लेता हूं। ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देता हूं, कहीं ना कहीं मुझे रेफरेंस ओरिजिन मानना होगा, और बेटर होगा कि आप किसी एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास में ओरिजिन मान लें, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 आ जाने से आपके कैलकुलेशन में थोड़ी राहत मिल जाएगी और आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं डेटा लिख देता हूं। A1 आप पास L स्क्वायर है इसका, A2 पाई L स्क्वायर बाई 4 है, इसकी रेडियस L बाई 2 हो तो पाई L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ही मैंने ओरिजिन मान रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0, तो x1, y1 जो होगा वो 0,0 होगा, और x2, y2 जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस चेक करके कितनी है, L/2 एंड L/2। x कोऑर्डिनेट तो y है ही नहीं, तो L,0। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 ही यहाँ पे पुट होने, तो YCM तो आएगा ही, यानी इनका सेंटर ऑफ मास इसी x लाइन पर होगा, उसके पास सिर्फ XCM होगा, YCM होगा ही नहीं, x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो चलिए XCM निकाल लेते हैं, XCM कैलकुलेट करते हैं। XCM एज पर फॉर्मूला A1 x1, A1 हमारे पास है L स्क्वायर, x1 है 0 प्लस A2 x2, तो A2 हमारे पास है पाई L स्क्वायर बाई 4 इंटू x2 है L अपॉन A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, तो A1 L स्क्वायर है प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो टर्म 0 हो चुका है, ये हो जाएगा पाई बाई 4 L क्यूब अपॉन L स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो 4 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो ये एक L बच जाएगा, तो XCM आपके पास आ जाएगा, XCM जो भी आएगा वो दैट इज, एंड दिस 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस पाई, चेक कर लीजिए गलत तो नहीं हुआ है,
एल स्क्वायर से एक एल बच गया, पाई बचा रहेगा, ये 4 था तो 4 भी कैंसिल हो चुका है, राइट, ठीक है, तो सही है ये इंटू एल। अब आप गौर देखिए, ये जो एक्सियम आया है तो मैं कंफर्म कर सकता हूं ये पाई है 3.14 अपॉन 4 प्लस 3, ये कितना हो जाए 7.14 इंटू एल, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन एल बाई टू। आप चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू लेस देन एल बाई टू है। 3.14 का डबल जो होता है तो डबल से ज्यादा चीज आएगी, 3.14 डबल हो जाएगा 6.28, तो 7 है तो यानी एल बाई टू से भी कम आएगा, यानी 0.5 एल से कम है, हेंस प्रूव कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां एग्जिस्ट करेगा इनसाइड दिस, और ये मैं वैल्यू लिख देता हूं, दिस इज सीएम, सीएम कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकल आया दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो से ज्यादा बॉडी कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में होती या कांटेक्ट से दूर भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, करने का तरीका यही था, कहीं भी ओरिजिन ले लेते, हर बॉडी के सेंटर ऑफ मास क्वाड्रेंट डिफाइन करिए, उनके एरियाज एरिया लिखिए और फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 3 बॉडी है तो 3 टर्म तक उस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। फॉर आई होप सो फंडा इज क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, अब एक बॉडी से कुछ पार्ट रिमूव कर लिया जाए तो आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम में ही आता है, तो लेट स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। लेट अस सपोज ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया है हैविंग साइड एल, ए बी सी एंड डी, ये स्क्वायर प्लेट है और साइड लेंथ एल इसकी दे देता हूं। यहां से मैंने स्क्वायर प्लेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ इस टाइप से और एक इस टाइप से। ये पूरे सिस्टम का सीएम रहा होगा पॉइंट ओ इस पूरे सिस्टम का सीएम रहा होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक पॉइंट देता हूं आपको, दिस वन पार्ट, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज रिमूव्ड, इतने पार्ट को मैंने रिमूव कर लिया, कट कर दिया, रिमूव फ्रॉम सिस्टम। मैंने इसका 1/4 पार्ट जैसा डायग्राम दिखाया है तो उसको रिमूव कर लिया। अब जो 1/4 पार्ट निकला है वो भी अपने आप में एक स्क्वायर है, अगर आप देख पाए तो वो L/2 साइड का एक स्क्वायर प्लेट है, L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2, L/2 साइड स्क्वायर प्लेट रिमूव कर दिया। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्ट, अब जो बचा हुआ पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास की आपको लोकेशन निकालनी है। अब क्या करेंगे, अभी तक जैसे हमने ऊपर देखा 2 बॉडी ऐड हो रही थी तो मैंने A1 X1 A2 X2 एंड सो ऑन ऐसा लिख दिया। अब क्या करें, क्यों 2D बॉडी में ले रहा हूं तो मासेस का जो रोल है वो एरिया के रोल पे वेरीफाई हो जाएगा, तो हम मास की जगह हम एरिया यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सियम वाइसियम निकालने के क्या तरीके होंगे, कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ होगा, उसकी एग्जैक्ट इस पॉइंट ओ से क्या डिस्टेंस होगी, कैसे निकालेंगे, तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको पूरा आइडिया देता हूं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको करने का तरीका क्या हो, फॉर्मूले क्या होंगे तो मैं आपको बता दूं। एक्सियम निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A इंटू एक्स माइनस A1 X1 माइनस A2 X2 एंड सो ऑन अपॉन A माइनस A1 माइनस A2 एंड सो ऑन। YCM निकालने का फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, A इंटू वाई माइनस A1 Y1 माइनस A2 Y2 एंड सो ऑन अपॉन A माइनस A1 माइनस A2 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे सिंबल्स इमेज बता दूं, वहां कुछ ऐड हो रहा था, यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ वैल्यूज लिख दूं। जो आपके पास ए है, एरिया ऑफ होल बॉडी है, होल बॉडी बिफोर कटिंग, कटिंग करने के पहले पूरी बॉडी का एरिया होगा ये, तो मैं लिखता भी चलता हूं, ए होगा आपके पास L स्क्वायर A1 A2 एंड सो ऑन, यह है एरिया ऑफ रिमूव पार्ट।
जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि मैंने इस पूरी बॉडी से कोई एक ही पार्ट कट किया, हो सकता था मैं यहां से भी एक पार्ट ये कट कर लेता, तो दो पार्ट कट किए जाते। तो ये A1 पहले पार्ट का एरिया होता है, A2 दूसरे पार्ट का। A2 मैंने मान लो इतना कट कर लेता तो दूसरे पार्ट का एरिया होता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही कट किया तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ से लेके फर्स्ट स्टेप तक लिमिटेड होगा, ax माइनस a1x1 यहाँ तक लिमिटेड होगा अपॉन a माइनस a1। कोई तीसरा पार्ट कट करते तो 3a2 तक भी आ जाता। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते थे। अब बात आती है x y क्या है। तो x और y जो मैंने कैपिटल लेटर पे लिखा हुआ है, बाकी उसके बाद x1 y1 x2 y2 आए हैं। x y है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी बिफोर कटिंग। कटिंग करने के पहले पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट थे x और y, x1 y1 और x2 y2। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव पार्ट। यानी जैसे मैंने एक पार्ट रिमूव किया, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट इस पूरे में हमें कहीं ना कहीं ओरिजिन मानना है, रेफरेंस पॉइंट। उसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दिखाने, उसी ओरिजिन यानी उसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमें रिमूव पार्ट के सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट निकालने। तो अगर एक पार्ट रिमूव किया जाए तो उसके सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, दूसरा किया जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के x2 y2 एंड सो ऑन। क्योंकि मैं यहाँ 2D में बात कर रहा हूं तो x1 y1, अगर 3D होती कोई तो यहाँ x1 y1 और z1 भी इन्वॉल्व होता। होल बॉडी के सेंटर ऑफ मास के तीन कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, तो यहाँ xcm ycm ऐसे zcm भी लिखा जाता इन द केस ऑफ जैसे स्फीयर पे है कोई पार्ट रिमूव करें, तो वो चीजें आपको माइंड रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट में। अब क्या होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ कहीं ओरिजिन मानना है। तो मेरी सलाह है, इसके पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया, कभी आपको कोऑर्डिनेट निकालना किसी एक बॉडी के सेंटर को आप ओरिजिन मान लीजिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे ओरिजिन मान रखा है, होल बॉडी के सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया है, और ये आपने एक्स एक्सिस डिफाइन कर दी और ये आपने वाई एक्सिस डिफाइन कर दी। एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास हो गई है। ठीक है, एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया आपने, वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। चलिए, एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो बॉडी का होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया है। तो x, y आपके पास 0 0 आ जाएगा। अब जो पार्ट रिमूव किया गया उसका एरिया A1 कितना होगा, तो आप देखेंगे वो भी अपने आप में स्क्वायर प्लेट 1/4 पार्ट है, तो पूरे का 1/4 एरिया हो जाएगा, तो L/4 हो जाएगा, L²/4। साइड L/2 L/2 मल्टीप्लाई करके L²/4। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1, y1 क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो चलिए चेक करते हैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो ये यहां से ऐसे चलेंगे, ऐसे आएंगे, दिस वन, ये O डैश जो होगा, ये पॉइंट था आपका O पॉइंट, और ये O डैश पॉइंट होगा। O डैश के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आपके पास आए, तो आप देखेंगे L/2 ये जा रहे हैं, L/2 पूरी साइड है, तो L/4 ये गया, L/4 ये गया। दिस इज L/4 एंड दिस इज ऑल्सो L/4। देखिए L/4 एंड L/4 नीचे, तो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/4 माइनस L/4। ये आपके पास सारे डेटा लिखे हुए हैं, L/4 माइनस L/4। फिर से देख लें, होल बॉडी का एरिया जो है आपके पास L² है, इसके ओरिजिन यही हमने मान लिया है, तो इससे x, y इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो 0 0 हो जाएंगे। फिर मैंने जो रिमूव पार्ट है ये, इसका एरिया L²/4 होगा, साइड लेंथ L/2 है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट L/4 मींस L/4 माइनस L/4 डाउनवर्ड है। तो यहाँ पास आ गया। अब ये डेटा जो आप पास आ चुके हैं, इनको इन फॉर्मूले में रखिए, ये विल गेट द आंसर। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या आता है आंसर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, दिस वन। तो XCM सॉल्व करेंगे। XCM आपके पास है A है आपके पास L², आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर लिखा हुआ है L², याद रखेंगे, ठीक है, इनटू x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, उसका सेंटर ऑफ मास 0 था, माइनस A1 आपके पास है L²/4 इनटू
x1 आपके पास है, तो a1 आपके पास l/4 है और x1 आपके पास है l/4, तो l/4 हो जाएगा अपॉन a माइनस a1, तो l² माइनस l²/4। सॉल्व कर लें तो आपके पास है माइनस का l³/16 अपॉन 3l²/4। l² कैंसिल हो गया, 4 जो हो गया, XCM आ गया माइनस का l/12। सिमिलरली YCM सॉल्व करेंगे, YCM आएगा आपके पास a1 l² इंटू आपके पास a l² x मतलब 0, फिर से देख लीजिए a² आपके पास a l² x और y दोनों 0 थे, इसके बाद a1 l²/4 है, x1 y1 l/4 का माइनस l/4, l² इंटू 0 माइनस a1 आपके पास हो जाएगा l²/4 और उसका y कोऑर्डिनेट माइनस l/4 है अपॉन a माइनस a1, a मीन्स l² माइनस a1, तो l² माइनस l²/4, l²/4 सॉल्व करने पे आपके पास प्लस l/12 आ जाता है। इसमें XCM कॉमा YCM आपके पास जो है बचे हुए पार्ट के वो l/4 माइनस l/4 कॉमा प्लस l/4, और ये उसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है जिसके रिस्पेक्ट में आपने पूरी बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब आप गौर देखिए, आपका ओरिजिन इसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर जो है माइनस l/4 कॉमा प्लस l/4 आया, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये बनाते हैं हम लोग। तो यहां से ऐसे चलेंगे, ये कुछ डिस्टेंस आ जाएगी और ये कुछ पार्ट आ जाएगा। दिस इज, यहां से ओरिजिन हटा देता हूं मैं, ओरिजिन को कहीं और लिख देता हूं, ये ओरिजिन है, ये l/12 डिस्टेंस होगी, माइनस l/12 है, देखिए पीछे लिखा हुआ है XCM माइनस l/12 पीछे होगा और प्लस l/12 अप साइड होगा, दिस इज l/12। तो ये आपका कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ चुका है, ये दिस इज CM। अब आपसे पूछा जाए कि ये O से CM तक की डिस्टेंस कितनी है, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया है, तो आपके पास ये डिस्टेंस जो आएगी, दिस डिस्टेंस, दिस इज √, दोनों इक्वल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, इस डिस्टेंस को D कहते हैं अगर हम, तो D आपके पास आएगा l/12√2 यानी l/6√2, l/12 ये, l/12 ये, 45 होगा, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। तो ये एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मैंने 2D में सॉल्व करके बताया है। किसी भी बॉडी से कोई भी एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट कट कर लिए जाए तो करने का तरीका यही होगा। फिजिक्स तो कम, इससे मैथमेटिक्स ज्यादा है, आपको हर एक पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास भी पता होना चाहिए, तो इसका यूज करके 1D 2D और 3D किसी में भी किया जा सकता है। तो चलिए, अगर आपने ये वीडियो समझ में आया है आपको, तो मैं आपके लिए TYS दे देता हूं। TYS का मतलब होता है ट्राई योरसेल्फ, ये आपको खुद ही करना है और आपको ये वीडियो पूरा देख करके नोट्स बनाने हैं और इसका सोल्यूशन करना है, और आपको इसी वीडियो में ही कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल सके जो मैंने मेहनत की है वो हमारे बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई है। तो प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, इसको कमेंट करके जरूर बताएं आपने क्या सीखा है, कुछ भी अगर आप इससे सीख पाए हैं, आपको इंप्रूवमेंट हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आपके पास TYS है, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का कि आपका क्या आंसर आया है। ये हमारे पास एक डिश है, रेडियस R है, मैंने बताया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास की जरूरत नहीं होती, सारे काम डिस्क या प्लेट में 2D बॉडी में एरिया चल जाते हैं। ये इसका CM होगा, कुछ इस टाइप से, ये इसका O पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने इससे एक दूसरी बॉडी कट कर ली है, लेट अस सपोज मैं एक पार्ट यहां से रिमूव करता हूं, कुछ इस टाइप से, ये मैंने एक दूसरा डिस्क पोर्शन ही इससे रिमूव कर लिया है, दिस वन, इसका सेंटर ये होगा O डैश पर, और इसकी रेडियस जो होगी, पूरे डिस्क की रेडियस जो है ये, दिस वन इज R, और इसकी रेडियस जो है दैट इज R/2, दैट इज R/2। दिस पार्ट इज रिमूव्ड, ये पार्ट मैंने इसे कट कर लिया। फाइंड लोकेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास ऑफ रेस्ट पार्ट। ये आपके पास TYS है, प्लीज कमेंट। इसमें कमेंट जरूर करें, याद रखिए कमेंट करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने से कुछ भी सीखा है और आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है या आप कोई टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डेली ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आप उसमें कमेंट करें। विद इन 24 आवर्स आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस बात को शेयर करें। अगर वो कोई कमेंट आते हैं मेरे पास स्पेसिफिक किसी टॉपिक को लेकर के, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के, तो इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आपको उसका कमेंट, उसका वीडियो जरूर मिल जाएगा विद कॉन्सेप्ट एंड विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल। ये सेंटर ऑफ मास का पार्ट मैंने करा दिया, तो मेरा अगला पार्ट इसमें जो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में मैं कुछ बहुत अच्छे से 2 वीडियो डालने जा रहा हूं, जिसमें से 4-6 क्वेश्चंस मैं लूंगा। नीट और मेंस लेवल के क्वेश्चंस का एक वीडियो डालूंगा और एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का, IITJ एडवांस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास के क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रॉब्लम के किस तरीके के होते हैं। तो ऐसे 2 वीडियो अभी लूप पे लगे हुए हैं, तो पाइपलाइन पर है। Then wait for that, next 2 days में वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ये सारी सीरीज में मैंने मैक्सिमम काम कर लिया है। अब प्रॉब्लम सीरीज आना शुरू है, तो देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग, और मुझे बताते जरूर रहिए कमेंट के थ्रू कि आप कितना सीख पाए हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट विशेस, अपने अच्छी तैयारी करिए और कमेंट जरूर करते हैं।